ओके ठीक है। गिवन a कॉमा बी इक्वल्स टू आई शो दैट ई रेस टू ए बीटा, ओके इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये शायद ई रेस टू ए के बराबर होती है जहाँ तक मेरे को याद है। ओके ठीक है, तो चलो ए बी आई के बराबर है, तो इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, अब ई रेस टू ए, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1 प्लस एक्सपोनेंशियल दिखा, सोचो मत, एक्सपेंड करो, 1 प्लस ए स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस डैश 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 डैश। ठीक है, तो इसका मतलब कम्यूटेटर कैसा हो गया आपका, कम्यूटेटर ई रेस टू ए कॉमा बी है, तो उसके टुकड़े कर देते हैं, तो एक टुकड़ा हो गया 1 कॉमा बी, ठीक है, एक टुकड़ा हो गया ए कॉमा बी, एक टुकड़ा हो गया ए स्क्वायर कॉमा बी बाय फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, ये हो गया ये कम्यूटेटर ई रेस टू ए कॉमा बी। ठीक है, तो ई रेस टू ए कॉमा बी का कम्यूटेटर वो मैंने इस तरीके से लिख दिया है। 1 कॉमा बी ये क्या होगा, तो 1 इंटू बी माइनस बी इंटू 1, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, स्केलर से जब भी आप कम्यूट करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, प्लस ए कॉमा बी आपने कहा कि वो आई के बराबर या 1 के बराबर है। ठीक है, ए स्क्वायर कॉमा बी, तो ये जो चीज़ है ये हो जाएगी ए इंटू ए कम्यूटेटर बी प्लस ए कम्यूटेटर बी इंटू ए बाय जो भी चीज़ फैक्टोरियल 2 चल रहा था प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपके पास ए कॉमा बी तो 1 है, तो ये आपके पास आ गया टोटल आई प्लस दोनों का समेशन, ए कॉमा बी आपका आई के बराबर है, तो उसको भूल जाओ, 1 ले लो, 2a बाय फैक्टोरियल 2, 2 कट गया, बाय बचा फैक्टोरियल 1, तो ये बचा आपके पास a बाय फैक्टोरियल 1 प्लस तीसरा टर्म, अब तीसरा टर्म कंसिडर करना पड़ेगा हमको, देखते हैं तीसरा टर्म क्या था। तो तीसरा टर्म क्या था आपके पास, तीसरा टर्म आपके पास ए क्यूब बाय बी, सॉरी ए क्यूब कॉमा बी बाय फैक्टोरियल 3 प्लस, तो तीसरा टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर ए कॉमा बी प्लस सॉरी ए स्क्वायर कॉमा बी इंटू ए बाय फैक्टोरियल 3। ठीक है, अब ए स्क्वायर कॉमा बी, इसके बारे में हमने कहा था ये ए प्लस बी प्लस ए इसके बराबर है, जो कि 2a के बराबर है, तो ये ए स्क्वायर कॉमा बी है, ये 2a के बराबर है, 2a इंटू ए स्क्वायर, और ये हो गया केवल 1a स्क्वायर इंटू 1, 3a स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, नीचे फैक्टोरियल 3, एक एक 3 काटे तो ये फैक्टोरियल 2 बचेगा, ऊपर a स्क्वायर बचेगा, तो a स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश। अब पैटर्न समझ में आ गया, 1 प्लस ए बाय फैक्टोरियल 1 प्लस ए स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश डैश। ये चीज़ क्या होता है, ये होता है सिंपली ई रेस टू ए के बराबर। ठीक है, क्या करना था हमको प्रूव करना था ये चीज़। क्या किया हमने, जैसे देखा एक्सपोनेंशियल, उसको फैला दिया, कम्यूटेटर बना दिए, जितने अलग अलग कम्यूटेटर बन रहे थे। ठीक है, एक पैटर्न पकड़ा हर कम्यूटेटर में, तो पहला टर्म 0 हो गया, दूसरा टर्म आई हो गया, वगैरह वगैरह, और ये टोटल जो चीज़ है ई रेस टू ए के बराबर हो गई। ठीक है, क्वेश्चन घर के लिए, एक्स पी ई रेस टू माइनस पी इक्वल्स टू आई ई रेस टू माइनस पी। ओके, शायद डिस्कनेक्ट हो गया ओबीएस। ओके, शायद रिकनेक्ट हो गया। ओके, डिस्कनेक्ट हो गया था शायद थोड़ा देर, 1 सेकेंड पहले। एनीवेज, ओके, सो नेक्स्ट, हाँ, तो ये 2 क्वेश्चंस है, ये 2 क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए, इसको घर में कीजिए, शो कीजिए कि ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, कम्यूटेटर प्रॉपर्टीज़ यूज़ कीजिए, ऑपरेटर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है यूज़ कीजिए,
इक्वेशन ऑफ मोशन और हिसेनबर्ग्स रिलेशन, हाँ ठीक है, दो चीज़ बचा। हाँ, बाकी मेन जो बात हो गई है हमारी हो गई है, आपको हाथ चलाने आना चाहिए, अलग अलग जो ऑपरेटर्स है उनको यूज़ करना आपको आना चाहिए, ठीक है। कम्यूटेटर प्रॉपर्टीज़ है, उसके जो अलग अलग एल्जेब्रा है, ए बी कॉमा सी, ये होता है ए बी कॉमा सी प्लस ए कॉमा सी इंटू बी, ठीक है। वो जो अलग अलग फॉर्मूले थे वो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, उनको यूज़ करना आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, डरना नहीं देख के, ठीक है। अगर आपको a रेस टू 5 कॉमा बी कह दिया, डर गए तो गए, होता कुछ नहीं है उसमें, थोड़ा सा ये फॉर्मूला लगा दो, बहुत फटफट सॉल्व होता है, ठीक है। तो जैसे डर गया, जो डर गया वो गया, ठीक है। ओके, सो नया एक और टॉपिक है ये, अब चिल्लर टॉपिक टाइप्स है, इक्वेशन ऑफ मोशन इन क्यूएम। इसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, इससे कुछ बहुत डेवलप, कुछ आप बेहतर बता पाएंगे ऐसा नहीं है, बट एग्जाम में मान लो आ गया कि भाई ऐसा ऐसा सिचुएशन है, कुछ इसके बारे में बताओ, ठीक है। तो वैसा एक टॉपिक है, चिल्लर टॉपिक है ये, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये एक रिलेशन दिया हुआ है आपको कि डी बाई डी टी ऑफ ए इक्वल्स टू 1 बाई आई एच कट ए कॉमा एच प्लस डेल ए बाई डेल टी, ठीक है। ऐसा इक्वेशन आपने देख रखा है क्लासिकल मैकेनिक्स में। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या आपसे कहा जाता है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यूज वहां पे नहीं रहती, वहां पे तो खैर ये ब्रैकेट आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा वहां पे कहा जाता है डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू ए कॉमा एच प्लस डेल ए बाई डेल टी, और ए कॉमा एच का वहां पे मतलब होता है पॉइजन ब्रैकेट्स, यहाँ पे वो कम्यूटेटर ब्रैकेट्स है, ठीक है। बाय आई एच कट एक एक्स्ट्रा चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। तो सीधे सीधे वहाँ जैसा ही है मान के सीधे आगे नहीं बढ़ जाना, ठीक है। इस चीज़ को कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन इन क्वांटम मैकेनिक्स। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस इतना है, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में आप बोलते थे ए किस चीज़ के लिए है, ए कोई एक ऑब्जर्वेबल के करेस्पॉन्डिंग ऑपरेटर है, ठीक है। जैसे मोमेंटम ऑपरेटर पी, ठीक है, तो डी पी बाई डी टी वगैरह आप रख के देखोगे क्या आ रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ए कोई ऑपरेटर है जो किसी ऑब्जर्वेबल को बिलोंग कर सकता है, ठीक है। और वो जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब अगर यहाँ पे दो मॉडिफिकेशन दिए हैं कि अगर ए एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, तो डेल ए बाई डेल टी जीरो हो जाएगा। एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड ना करना, इसका क्या मतलब है एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस का, ठीक है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा क्या मोमेंटम टाइम पे डिपेंड करता है, तो आप बोलोगे हार्मोनिक ऑसिलेटर है, अलग अलग समय पे मोमेंटम अलग अलग होता है, तो आप बोलोगे मोमेंटम टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। कोई और सिस्टम हो गया कि पत्थर जो है नीचे गिर रहा है किसी हाइट से, अलग अलग समय पे देखोगे, अलग अलग समय पे स्पीड अलग अलग रहेगी, मोमेंटम अलग अलग रहेगा, आप बोलोगे मोमेंटम टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उस डिपेंडेंसी की बात हम नहीं कर रहे, हम कह रहे एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी की, जिसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है जैसे काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो अगर काइनेटिक एनर्जी जैसे पार्टिकल गिर रहा है, ठीक है, अलग अलग समय पे मोमेंटम अलग अलग है, अलग अलग समय पे काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, ठीक है। ये सिस्टम हो गया। या हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला सिस्टम है, उसमें मोमेंटम अलग अलग है समय पे और काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है। बट अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं मोमेंटम डबल कर दूँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या 4 टाइम्स हो जाएगा? आप क्या पता है, आपको पता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम स्क्वायर बाय 2m। बाय डेफिनेशन काइनेटिक एनर्जी ऐसा होता है, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम हो, चाहे आप ग्रेविटी वाले सिस्टम की बात करो, चाहे हार्मोनिक ऑसिलेटर के सिस्टम की बात करो, किसी भी सिचुएशन में अगर मोमेंटम डबल होता है तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होगा ही होगा। इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी, ठीक है, जो कि सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता, वो बाय डेफिनेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। तो वैसे ही आपसे बात की गई क्या मोमेंटम टाइम से बाय डेफिनेशन रिलेटेड है, कि अलग अलग सिस्टम में वो अलग अलग डिपेंडेंसी फॉलो करता है, तो अलग अलग डिपेंडेंसी फॉलो करता है। इसका मतलब मोमेंटम जो है एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड नहीं करता, तो डेल पी बाई डेल टी ये जीरो हो जाएगा आपका, ठीक है। और फिर कम्यूटेटर की बात है, वो हमने देख रखा है, कम्यूटेटर जीरो होगा नहीं होगा वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप सोचेंगे। ओके, ओबीएस डिस्कनेक्ट हो गया, शायद डिस्कनेक्ट हो गया क्या?
हाँ कनेक्ट हो गया, ओके। तो मेरे ख्याल से रिकनेक्ट हो गया फिर से, ओके। तो ये एक कंडीशन बता दी, एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी नहीं है तो सीधे ये टर्म ऑलमोस्ट हमेशा जीरो हो जाता है, डेल ए बाई डेल टी वाला, ठीक है। और दूसरा कंडीशन है हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट कर रहा है कि नहीं किसी सिस्टम में सो एंड सो ऑपरेटर। अगर ये दोनों जीरो हो जाए कि भाई इसका टाइम डिपेंडेंसी भी नहीं है और हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट भी कर रहा है, तो फिर आप बोलोगे इसका मतलब डी बाई डी टी जो होगा वो जीरो हो जाएगा, यानी कि ए का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप बोलोगे वो जो ऑपरेटर है उसके करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है। वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, वो सिस्टम के लिए जो है वो है, जब तक आप उसको बाहर से डिस्टर्ब नहीं करोगे, एनर्जी वगैरह नहीं दोगे या जो भी कुछ डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करोगे, वो चीज़ कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। ऐसी कुछ बात आप क्लासिकल मैकेनिक्स में भी करते हो, ऐसी कुछ बात क्वांटम मैकेनिक्स में आपको बता दी गई कि ऐसा कुछ रिलेशन होता है। ये रिलेशन कहीं आपको देखने को मिल जाए एग्जाम में तो डरना मत, ठीक है। हाँ, और एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जा रहा है कि जनरलाइज्ड हीजनबर्ग्स रिलेशन होता है। तो हमने कहा था डेल एक्स डेल पी जो होता है एच कट बाई 2 के बराबर होता है, उसी को जनरलाइज कर दिया गया किसी भी दो ऑपरेटर के लिए। तो ए की जगह कोई ऑपरेटर रख दो, बी की जगह कोई ऑपरेटर रख दो, मतलब कोई क्वांटिटी हो गई, और उनका जो कम्यूटेटर रिलेशन मतलब से उनका अनसर्टेनिटी रिलेशन कुछ इस तरीके से बना होता है, जिसको हम रॉबर्टसन्स अनसर्टेनिटी रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो डेल ए डेल बी जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा हाफ ऑफ मॉड ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए बी का कम्यूटेटर, ठीक है। जो कि अगर आप एक्स पी रखेंगे तो ये आई एच कट हो जाएगा, मॉड लोगे तो केवल एच कट बाई 2 बचेगा आपके पास, ठीक है। तो इसको यहाँ पे एक्स और पी रख के देखोगे, आई एच कट खाली एच कट मॉड से बाहर निकलेगा, एच कट बाई 2 के बराबर डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाली चीज़ें मैं नहीं मानता, कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाती है वगैरह, एग्ज़ाम का कुछ इंपॉर्टेंस हो सकता है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है, जो एग्ज़ाम का पेपर बना रहे हैं उनको पता है कि कम्यूटेटर के क्वेश्चन वो भर भर के दे चुके हैं, ठीक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर के क्वेश्चन वो भर भर के दे चुके हैं, कहाँ से क्वेश्चन दे, 1D वेल के क्वेश्चन भर भर के दे चुके हैं। तो जो अच्छे टॉपिक्स है, जो मीनिंगफुल टॉपिक्स है, उनके बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ये जो इधर उधर के टॉपिक्स है जो आप अक्सर भूल जाते हैं, उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप वो भूलने वाला काम ना करें और इन क्वेश्चंस इन टॉपिक्स का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो चांस है कि इत्तेफाक से फालतू का नुकसान आपका नहीं होगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ओके, सो यहाँ पे क्लास एंड कर रहे हैं। ऑपरेटर्स के बारे में बहुत सारी बात हुई, कुछ आपको होमवर्क दिया गया है, ठीक है। होमवर्क दिया गया, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, कम्यूटेटर से रिलेटेड है। हर्मिशन एंटी हर्मिशन मेरे ख्याल से समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ऑपरेटर्स के बारे में बहुत सारी बात हुई है, मेनली मैथमेटिक्स की बात ये 2 क्लास में हुई है। मेरे को भी मज़ा नहीं आता मैथमेटिक्स में, आपको आया होगा, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, मेरे को नहीं आया तो आपको कहाँ से आएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग वापस पहुंच जाएंगे फिजिकल सिस्टम्स पे। जैसे इससे पहले हम लोगों ने 2 फिजिकल सिस्टम्स यूज़ किए हैं। एक आपका पाइप के अंदर ब्लॉक फंसा हुआ है जिसको हमने कहा पार्टिकल इन अ बॉक्स, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के बीच में फंसा हुआ। दूसरा हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस, दोनों केस से हम डील कर चुके, वैसे ही और केसेस से अगले क्लास से हम डील करना शुरू कर देंगे, ठीक है। बाउंड स्टेट्स की बात करेंगे, वो सारी बातें नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मच्छरों से सावधान, कोरोना से सावधान, ओके।